मैं चौधरी साहब चौधरी एस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर 30 अक्टूबर का, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों करेंगे। जो यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं यूपीएससी और पीसीएस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर से, उस टाइप के क्वेश्चन हम इस चैनल पे करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर रोज़ हम जो डेली करंट अफेयर यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन आज हमारा होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है और कौन सी इससे रिलेटेड नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी होगी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक वैधानिक न्यायिक निकाय है। सेकंड हमारा होगा, प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में निष्पादित वित्तीय सेवाओं के संबंध में आरबीआई की शक्तियों का प्रयोग करता है। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी होगी, आईएफसीए के प्रत्येक सदस्य आरबीआई, आरडीआई, सेबी और उसके बाद में हमारा पीईआरडीए से नामित होता है। इनमें से पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में। क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है वो कब स्थापित की गई थी, अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2020 में ही इसका स्थापन हुआ है। और यह अथॉरिटी जो हमारी वो किसके अंतर्गत कार्य करेगी, तो ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हमारा गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में प्रदर्शन, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संस्थाओं के संबंध में आरबीआई, सेबी और आरडीआई जो हमारी और उसके अंतर्गत फिर पीएफआरडीए है कि शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। बिसाइड ऑफ द चेयरमैन, आईएफसीए हैज ए मेंबर इज नॉमिनेटेड फ्रॉम आरबीआई, आईआरडीआई, एसईबीआई एंड पीआरडीए। There are also 2 members from the central government and full-time और part-time member of in the authority। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कानून मंत्रालय ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान व्यय की सीमा को 10% तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है कि जो कानून मंत्रालय है उसमें विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें मतदान के व्यय करने की सीमा कितनी कर दी गई है, 10% अधिक बढ़ा दी गई है। इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई हमें 3, इनमें से पूछा गया कि कौन सी सही है। तो पहली हमारी स्टेटमेंट होगी, निर्वाचन आयोग एक उम्मीदवार और एक राजनीतिक दल द्वारा किए जाने वाले चुनावी अभियान पर व्यय की सीमाएं आरोपित करता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी खर्च का एक सच्चा खाता दाखिल करना होगा। थर्ड हमारा होगा, किसी उम्मीदवार के गलत खाते या निर्धारित सीमा में अधिक व्यय करने पर उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहली हमारी क्या है, इसमें क्या कहा गया कि हमारी जो निर्वाचन आयोग है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उसने क्या कर दिया है, एक राजनीतिक दल द्वारा किए जाने वाले चुनावी अभियान पर व्यय की सीमाओं को आरोपित कर दिया है कि ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो कोई भी अगर कैंडिडेट होता है उसको अपना एक बैंक का खाता देना होगा, जिससे वो चुनाव में होने वाले सभी खर्चों का ब्यौरा होगा जिसमें। उसके बाद में थर्ड हमारी है, अगर कोई भी पर्सन गलत खाते का प्रयोग करता है या जितना कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, उससे ज़्यादा अगर खर्चा करता है तो उसको किसके द्वारा, एक्ट 1951 के द्वारा क्या किया जाएगा, 6 साल
से 6 साल तक की सजा तक का प्रावधान हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही ही होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, केवल 2, कि उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी खर्च का एक सच्चा खाता दाखिल करना होगा। यहां पे अगर हम बात करें तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो निर्वाचन आयोग है या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो एक उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले चुनावी अभियान पर जो खर्चा है उसकी सीमाओं को आरोपित करता है, ना कि राजनीतिक दल पर। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या थी? किसी उम्मीदवार को गलत खाते की स्टेटमेंट देने पर या कुछ भी होने पर 1951 के अनुसार 6 साल की सजा तक की दे सकती है। लेकिन यहाँ पे 6 साल नहीं है बल्कि 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसीलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो रॉन्ग हो गई थी। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इसलिए ठीक हो जाती है कि उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग के तहत चुनावी खर्च का एक सच्चा खाता दाखिल करना होगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में है OSIRIS REX मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द OSIRIS REX मिशन। तो हमारा जो OSIRIS REX मिशन नासा का पहला मिशन है जिसका उद्देश्य प्राचीन क्षुद्र ग्रह वेन्यू से एक नमूना प्राप्त करना है। सेकंड हमारा होगा वेन्यू क्षुद्र ग्रह में अरबों वर्षों के निर्माण के बाद अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं और नमूना इन परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करेगा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? पूछा गया कि इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों में से। तो स्टेटमेंट ए हमारी जो है स्टेटमेंट नंबर 1 वो हमारी ठीक होगी कि OSIRIS REX मिशन नासा का पहला मिशन है जिसका उद्देश्य है प्राचीन क्षुद्र ग्रह वेन्यू से एक नमूना प्राप्त करना है। क्योंकि यह एक 7 वर्षीय मिशन है और कम से कम 60 ग्राम नमूने वापस पृथ्वी पर पहुंचाने के बाद यह जो मिशन है ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वेन्यू क्षुद्र ग्रह में अरबों वर्षों के निर्माण के बाद भी इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए इस पर मौजूद रसायनों और चट्टानों का निर्माण सौर मंडल की उत्पत्ति से पहले हुआ था। यह अपेक्षाकृत पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा वैज्ञानिक आमतौर पर क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन निम्न में से किस कारण से करते हैं? क्या पूछा गया है? वैज्ञानिक आमतौर पर क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस कारण से करते हैं? तो यहां फिर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। इनमें से आपको देखना है कि सही कौन सी हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है क्षुद्र ग्रहों के बारे में? क्षुद्र ग्रहों और सूर्य के निर्माण एवं इसके इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों की खोज करने में सहायक होते हैं। और थर्ड होगा क्षुद्र ग्रह ज्वालामुखियों के स्रोत और खनिजों की असाधारण रूप से समृद्ध आपूर्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही होंगी हमारी। क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह में वैज्ञानिक काफी ज्यादा मात्रा में रुचि लेते हैं, क्योंकि ये आंतरिक सौर प्रणाली की निर्माण प्रक्रिया के अवशेषों सामग्री के रूप में उनकी स्थिति के कारण है। क्योंकि इनमें से कुछ पदार्थ पृथ्वी से टकरा सकते हैं, इसलिए क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के जीवन मंडल को अतीत में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वे भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह वोल्टाइल का एक स्रोत और खनिजों की एक साधारण रूप से समृद्ध आपूर्ति प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग 21वीं सदी में हमारे सौर मंडल की खोज के लिए किया जा सकता है। इसके बाद में हमारा 5th क्वेश्चन होगा भारत में जिन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है वे कौन से हैं? क्या पूछा गया है? भारत में जिन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है वे कौन से हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
चीट फंड में निवेश, तंबाकू उद्योग, सभी कृषि या वृक्षारोपण गतिविधियां, सैटेलाइट और उससे जुड़ी गतिविधियां। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें सही देखना है कि कौन से के लिए एफडीआई की अनुमति नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2, चीट फंड में निवेश और तंबाकू उद्योग। इसके अलावा कौन कौन से हमारे होंगे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, सिगार, सिगरेट या कोई भी संबंधित तंबाकू उद्योग, लॉटरी यानी कि ऑनलाइन, निजी या सरकारी किसी प्रकार की वो लॉटरी हो, इन सभी की एफडीआई, इन सभी की भी क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है। इसके अलावा चिट फंड में निवेश करना भी अलाउड नहीं है। कृषि या वृक्षारोपण गतिविधियां, मान लो कि बागवानी, मत्स्य पालन, चाय बागान, पशुपालन आदि जैसे, इन सभी की भी अनुमति नहीं है। आवास और अचल संपत्ति, इन सभी की भी नहीं है। उसके बाद में हस्तांतरणीय विकास अधिकार यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी कि टीडीआर। इसके अलावा जुआ या सट्टेबाजी, इन सभी की जो है अनुमति एफडीआई नहीं देता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सरब पावर योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है, सरब पावर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। सेकंड हमारा है, इस योजना के तहत महिला शोधकर्ताओं को 5 वर्ष के लिए फेलोशिप देने का प्रावधान किया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, इस योजना के तहत निजी शैक्षणिक संस्थानों के आवेदन भी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, फर्स्ट और सेकंड। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है और इस योजना के तहत महिला शोधकर्ताओं को 5 वर्ष के लिए फेलोशिप देने का प्रावधान किया गया है। जो हमारी इसमें हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट जो होगी वो सिर्फ ठीक होगी, पहले दोनों स्टेटमेंट जो होंगी वो हमारी गलत होंगी। क्योंकि जो सरब पावर योजना है वो हमारी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड या फिर SERB द्वारा की गई है, इसीलिए कथन जो हमारा फर्स्ट होगा स्टेटमेंट होगी वो गलत हो जाती है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट इसलिए हमारी सही नहीं है क्योंकि इस योजना के तहत किसी शोधार्थी को उसके पूरे करियर में एक ही बार सिर्फ फेलोशिप दी जाएगी और इसकी अवधि 3 वर्ष होगी, इसीलिए यहाँ पे 5 वर्ष दी गई है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसलिए सही होगी क्योंकि इस योजना में शामिल सरब पावर शोध अनुदान की श्रेणी सेकंड के तहत राज्य, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और निजी शैक्षणिक संस्थानों के आवेदकों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शोधक जो हमारे शोधार्थी होंगे उनको 3 वर्ष के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, इसीलिए हमारी स्टेटमेंट थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आपको 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट हमारी होगी, पादपों में पोटासियम में कमी जड़ों एवं अंकुरों की वृद्धि को रोककर पौधों को प्रभावित करती है। सेकंड हमारा होगा, पादपों में पोटेशियम आयन श्रवण एवं प्रकाश संश्लेषण में शामिल कई एंजाइमों को सक्रिय करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि पोटासियम पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है। पादपों में जो पोटासियम है उसकी कमी जड़ों एवं अंकुरों की वृद्धि को रोककर पौधों को प्रभावित कर सकती है। जिन पौधों में पोटासियम की कमी होती है वे नमक, सूखा, ठंड लगना और अन्य अजैविक और जैविक तनाव के लिए अति संवेदनशील होते हैं। इसी कारण से हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही हो जाता है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट हमारा ठीक क्यों है, क्योंकि पौधों को अन्य तत्वों के अलावा पोटासियम आयन के एक उच्च एवं अपेक्षाकृत स्थिर
केंद्रण की आवश्यकता होती है, जो श्रवण एवं प्रकाश संश्लेषण में शामिल कई एंजाइमों को सक्रिय करता है। पोटेशियम ऊर्जा उत्पादन और कोशिका विस्तार जैसी महत्वपूर्ण सेलुलर प्रक्रियाओं में भी शामिल होता है। और इन्हीं कारणों से क्या है, हमारी स्टेटमेंट सेकंड भी सही हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां क्या कहा गया है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी होगी, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स नियंत्रित दशाओं में नवीन फिनटेक उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित करता है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या फिर सेबी द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक रूपरेखा पेश की गई है। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन एक ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स नियंत्रित दशाओं में नवीन टेक उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित करती है, इसीलिए यही सिर्फ हमारी स्टेटमेंट जो होगी वो ठीक होगी। क्योंकि फिनटेक पहल के तहत बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के प्रसार को प्रोत्साहित किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों होगी? क्योंकि इस दिशा में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं केंद्र प्राधिकरण द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए के रूपरेखा पेश की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे फिर आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट होगी, इस आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, इस नियंत्रण प्राधिकरण के विकल्प के रूप में किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। ये दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट जो होंगी हमारी वो बिल्कुल ठीक होंगी। क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित करते हुए एक अध्यादेश जो है वो जारी किया है। और नेक्स्ट जो सेकंड हमारा होगा स्टेटमेंट, जो इसमें क्या होगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इस अध्यादेश के माध्यम से क्या करना चाहती है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण तथा इस विषय से संबंधित अन्य सभी समितियों को विघटित कर दिया गया है। इसके बाद में हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सुमंगल पोर्टल संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन से। किससे? अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन से। और वहां के मुख्यमंत्री अभी कौन है उड़ीसा के? तो मुख्यमंत्री वहां के हैं नवीन पटनायक जी। उन्होंने क्या किया है, जो अंतर्जातीय विवाह करेंगे उनको प्रोत्साहन राशि देने के लिए कहा गया है, जिसमें 1 लाख रुपए से बढ़ाकर पहले 1 लाख रुपए कर रखा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा नवीन पटनायक जी ने की है। क्योंकि उनका मानना क्या है, पटनायक जी का इसका जो शुरू करने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि इस प्रकार के जो अंतर्जातीय विवाह होंगे उससे क्या होगा, जो सामाजिक जो दूरियां लोगों में मतभेद है ये सब वहां पे खत्म होगा। जो ओडिशा में अंतर्जातीय विवाह से संबंधित अगर हम बात करें तो वहां पे ये राशि प्रदान करने के लिए विवाह में एक लड़का उच्च जाति का होना चाहिए या लड़की उच्च जाति की होनी चाहिए, या फिर लड़का निम्न जाति का होना चाहिए, या फिर लड़की निम्न जाति के लिए होनी चाहिए, तब भी आपको क्या होगा, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ने वहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा कि 60 दिन के ऑनलाइन रजिस्टर करने के 60 दिन के अंदर अंदर ये पैसे आपको मिल जाएंगे। और ये किसके अधिनियम है, ये हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। इसके साथ साथ वहां पे उन्होंने इसीलिए इसका क्या किया है,
शुभ मंगल नाम से एक वेब पोर्टल को शुरू किया गया है। और ये किससे संबंधित है? अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन से। आज के लिए इतना ही। आगे का जो करंट अफेयर होगा उसके लिए हर रोज डेली आपको वीडियो मिलेंगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके बताएं। आज पहला वीडियो है तो धीरे धीरे मैंने भी कभी टीच नहीं किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।